नमस्कार साथियों, जय भारत। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, पिछली कक्षा में अपन ने बात की थी उच्चारण स्थान के बारे में। तो उसमें से अपन को ध्यान में रखना है उच्चारण स्थान होते कितने सामान्यतः है 7। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो कितने हैं 8, और उस सूत्र अपन को याद करने हैं। आज का अपना प्रकरण रहेगा साथियों प्रयत्न अथवा यत्न। प्रारंभ करते हैं। प्रयत्न या यत्न। देखिए साथियों, आज का अपना प्रकरण है प्रयत्न अथवा यत्न। तो यहां से प्रश्न पूछा गया था रेट में भी, एक प्रश्न अपना रहने वाला है यहां से रेट में। तो पहले जो 2017 में जो रेट का आयोजन हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि आभ्यंतर प्रयत्न कतिदा, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार का था, है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो अपना उत्तर था वहां पर पंचदा, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। तो यहां से और भी प्रश्न बनने वाले हैं, सारों के अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यत्न अथवा प्रयत्न। होता क्या है यत्न या प्रयत्न? हिंदी में भी आपने पढ़ाई होगा, सुना होगा कि प्रयास अर्थात कोशिश। तो वो प्रयास या कोशिश क्या है? यत्न है। यानी कि अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें, ऐसे हिंदी में परिभाषा आपको पूछी जाएगी नहीं। यानी प्रयत्न क्या होता है, कहने का मतलब किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगाया गया बल या प्रयास ही यत्न अथवा प्रयत्न कहलाता है। देखिए साथियों, अगर अपन इसकी परिभाषा जाने, यत्न या प्रयत्न अर्थात कोशिश या प्रयास, यानी भी अपन प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, तो प्रयास या कोशिश क्या है? प्रयत्न है या यत्न है। ठीक है, तो अपन ने परिभाषा के बारे में पढ़ा कि किसी भी वर्ण को, यानी भी कोई भी वर्ण है या अक्षर है, उसको अपन बोलने के लिए या उस वर्ण को अपन उच्चारित करने के लिए जो बल लगा रहे हैं, थोड़ी सी जो ताकत लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, या उस बुक को वो बोलने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, या वर्ण को बोलने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वह कोशिश ही मित्रों क्या है? अपनी प्रयत्न अथवा यत्न। यानी कि सामान्यतः अपन यूं समझे कि कोई भी वर्ण है उसको बोलने के लिए जो अपन थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ा जो बल लगाते हैं, वो कोशिश या बल ही क्या कहलाती है? आपके प्रयत्न। ठीक है, ये हिंदी की परिभाषा। अगर अपन इसकी परिभाषा संस्कृत में देखें, यानी कि इसी की परिभाषा अगर अपन संस्कृत में देखें, तो कहने का मतलब प्राकृष्टः यत्नः इति प्रयत्नः। प्राकृष्टः यत्नः इति प्रयत्नः, ये आपके संस्कृत में डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए प्राकृष्टः, प्राकृष्ट जो शब्द है
कृष और त से मिलकर के बना है। यानी यहां भी प्रकृष्ट जो शब्द है वो किस किस के मिलकर बना है? प्र है आपके उपसर्ग, प्र क्या है मित्रों यहां पर? उपसर्ग। कृष है आपके धातु और प्रत्यय है आपके त। पहले थोड़ा बहुत जानकारी पढ़ने की थी, ठीक है। यानी प्र उपसर्ग, कृष धातु और ता प्रत्यय से मिलकर के क्या बना? आपके प्राकृष्ट है। यहां पर जो प्र उपसर्ग का अर्थ है, अगर इसका अपन अर्थ करें तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके अधिक या ज्यादा, ठीक है। कृष धातु का अर्थ होता है खींचना, ठीक है। और ता प्रत्यय में कै की संज्ञा होती है, पहले पढ़ा अपन ने, तय ता तम जहां शेष रहता है। अब यहां क्या है मित्रों? श और फिर है त, तो यहां आपके संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संधि, है ना। कृष प्लस न बराबर कृष्ण, पेश प्लस ता बराबर पेष्टा। तो यहां तय का हो जाएगा आपके क्या? यहां तय का क्या हो जाएगा? ट, यानी कि संधि हो रही है यहां पे आपके। क्या हो रही है अपने? संधि, ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि? ष्टुत्व संधि। तो यहां तय का हो जाएगा ट, तो मिलाएंगे इसको तो प्र, है ना, फिर क्री और श का श और त बदलेगा ना, स्तो स्टू ना स्टू, तो बन क्या गया? प्रकृष्ट और यह पुल्लिंग में, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रकृष्ट है अत्यधिक खींचना, प्र उपसर्ग अधिक और धातु कौन सी? अपने कृष धातु और त प्रत्यय ने खींचा, अत्यधिक जोर से खींचा। तो कहने का मतलब यत्न इति यानी ऐसा, प्रयत्न यानी प्रयत्न। कहने का मतलब है क्या कह रहे हैं अपन को? तो मित्रों इसका अर्थ हुआ कि वर्ण को या कोई भी अक्षर है उसको, वर्ण को अंदर से जोर से, वर्ण को अंदर से जोर से खींचकर बोलने में, खींचकर बोलने में किया गया प्रयास ही प्रयत्न है। तो क्या हुआ? देखिए, यानी कि वर्ण को अंदर से जोर से, थोड़ा बल लगा करके, थोड़ी शक्ति लगा करके, थोड़ा प्रयास करके, जोर से खींच कर बोलने में किया गया प्रयास। यानी यह कृष धातु है ना, सुना होगा आपने, आकर्षित, है ना, लुभावना, मोहित, सुंदर। यानी जो वस्तु अपन को अच्छी लगती है, अपना मन उसी की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। जैसे कोई छोटा बालक है, ठीक है, अगर कोई वो दुकान से पास होकर गुजर रहा होता है तो उसका मन क्या होता है? जो टॉफियां पड़ी हुई होती है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसके मन को वो खींचता है, अपनी ओर खींचना, अपनी ओर ले जाना। तो यहां पर भी क्या है? यानी कि वर्ण को अंदर से खींचकर, यानी थोड़ा जोर लगा करके बोलने में किया गया प्रयास क्या कहलाता है मित्रों? आपके प्रयत्न। तो यहां थोड़ी परिभाषा ध्यान में रख लें आप, यानी कि प्रकृष्टः, प्राकृष्टः यत्नः इति प्रयत्नः, यानी कि वर्ण को अंदर से जोर से खींचकर बोलने में किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है? आपके प्रयत्न कहलाता है। तो यहां तो हुई आपके क्या हुई? अपने परिभाषा, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, प्रयत्न या यत्न, है ना, यत्न भी वही है, प्रयत्न उपसर्ग लगा हुआ, क्या वही प्र उपसर्ग है। प्रयत्न द्विधा, ठीक है। यह प्रश्न बनने का आपने ले महत्वपूर्ण याद रखना है। पूछ सकता है अपन को, प्रयत्न कतिदा, प्रयत्न कितने होते हैं, है ना। तो प्रयत्न द्विधा, प्रयत्न दो होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यानी कि प्रयत्न दो प्रकार के, प्रयत्न दो प्रकार के
होते हैं। ठीक है, हिंदी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। यह परिभाषा आपको याद रखनी है। पूछ सकता है प्रश्न आपको कि प्रयत्नः कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर होगा अपना प्रयत्नः द्विधा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो पहला है आपके आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है आपके बाह्य प्रयत्न। ठीक है मित्रों, एक बार देखिएगा, अपन ने बात की थी कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है आपके कौन सा, आभ्यंतर, और दूसरा है कौन सा आपका, बाह्य। ठीक है, आभ्यंतर और बाह्य। अब आभ्यंतर क्या होता है? ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है आपके आंतरिक। हिंदी अर्थ आपको नहीं पूछेगा, आपको केवल ध्यान रखना है कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर यानी आंतरिक, बाह्य का अर्थ होता है बाहरी, बाह्य का अर्थ हो जाएगा आपके बाहरी। अब आंतरिक मतलब क्या है? कहने का मतलब कोई भी वर्ण है उसको अपन बोल रहे हैं, तो उसके दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, दो प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। पहला अपना आभ्यंतर, आंतरिक, अंदर का, यानी कि वर्ण को उच्चारित करने से पहले या वर्ण को बोलने से पूर्व जो प्रयास किया जाता है वो होता है आपके कौन सा, आभ्यंतर अर्थात आंतरिक प्रयास, अंदर का। ठीक है, दूसरा बाहरी यानी बाह्य, वर्ण को बोलने के पश्चात, यानी एक तो क्या हो गया, वर्ण को बोलने से पहले ही, पूर्व, आंतरिक, और एक वर्ण को बोलने के पश्चात। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा अपने, यानी कि वर्ण को उच्चारित, वर्ण को उच्चारित करने से पूर्व किया गया प्रयास। ठीक है, वर्ण को उच्चारित करने से पूर्व, यानी कि बोलने से पहले, यानी कोई भी वर्ण अपन बोल रहे जैसे अ, तो थोड़ा कुछ श्वास भरते अपन पहले बोलने के लिए, तो ये जो श्वास भर रहे हैं, ये जो अपन प्रयास कर रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा आपके, आभ्यंतर। ठीक है, दूसरा है बाह्य अर्थात बाहरी, यानी कि ये हो जाएगा आपको वर्ण को उच्चारित, वर्ण को उच्चारित करने के पश्चात, वर्ण को उच्चारित तथा बोलने के पश्चात किया गया प्रयास, जो हो जाएगा आपके बाह्य। तो समझना एक बार, परिभाषा ऐसे आप पूछेगा है नहीं आपको कि आभ्यंतर क्या होता है, यानी आंतरिक, अंदर का। कोई भी वर्ण है और उस वर्ण को अपन बोलने से पहले ही, वर्ण को उच्चारित करने से पहले जो अपन प्रयास कर रहे हैं, जो पूर्व प्रयास कर रहे हैं, बोलने से पहले जो प्रयास कर रहे हैं, वो आपका आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्ण को उच्चारित करने के पश्चात, है ना, मा का, यानी बोलने के पश्चात जो थोड़ा अपन बल लगा रहे हैं, है ना, तो वो बल क्या कहलाएगा, आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है मित्रों, फिर अपना आभ्यंतर प्रयत्न होता कितने प्रकार का है, आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों, आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। ये प्रश्न रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चीज आपको याद रखनी है। और बाह्य जो प्रयत्न है वो होता है आपके 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? 11। यानी ये तो है आपके कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, और बाह्य कितने प्रकार का, 11 प्रकार का, 11। ठीक है, ये प्रश्न आपको रिट में पूछा गया था 2017 में जो रिट हुई थी, है ना, कि आभ्यंतर प्रयत्न है कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, केवल ऊपर से प्रश्न पूछा देखिए, है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, पंचधा, यानी 5 प्रकार का। ठीक है, और बाह्य जो प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का, 11 प्रकार का। तो अपन को याद क्या रखना है मित्रों,
प्रकृष्टः यत्न इति प्रयत्नः, ठीक है। और प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? द्विधा, दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। फिर आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वह कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का। तो आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और बाह्य जो प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का होता है मित्रों? आपके 11 प्रकार का, अर्थात 11, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपन शरा। तो साथियों अपन ने प्रारंभ किया था प्रयत्न अथवा यत्न। तो प्रयत्न होता है क्या है? तो प्रयास या कोशिश। तो वर्ण को बोलने के लिए, वर्ण को उच्चारित करते समय जो बल लगाया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपके प्रयत्न। तो प्राकृष्टः यत्न इति प्रयत्न। प्राकृष्ट यानी वर्ण को अंदर से खींच कर बोलने में जो प्रयास किया जाता है या जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रयत्न, ठीक है। फिर पढ़ा अपन ने कि प्रयत्न है कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? पहला प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न है द्विधा, प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी प्रयत्न के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? एक है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है आपके कौन सा? बाह्य प्रयत्न। फिर यहां से प्रश्न बनेगा, तीसरा प्रश्न अपने लिए, है ना। आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो आभ्यंतर प्रयत्न है पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य प्रयत्न होता है अपने 11 प्रकार का, ठीक है मित्रों। लिखेंगे अपन, पहला पढ़ रहे हैं अपन, यानी 2 प्रयत्न हो गए, एक है आपके आभ्यंतर और दूसरा है आपके बाह्य प्रयत्न, ठीक है। पहला है आपके आभ्यंतर प्रयत्न, पढ़ा अपन ने। आभ्यंतर मतलब आंतरिक, आभ्यंतर का मतलब आंतरिक, यानी कि वर्ण को उच्चारित करने से पूर्व जो बल लगाया जाता है, बोलने से पहले जो प्रयास किया जाता है वो कौन सा? आपका आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न ध्यान में रखना है, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, ठीक है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। रिट 2017 में भी पूछा गया था, सीधा सा प्रश्न था यहाँ पर अपना, केवल ऊपर का प्रश्न था कि आभ्यंतर प्रयत्न है कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो हिंदी लिख देंगे अपन, यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया अपना? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का। तो मित्रों प्रश्न को ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछा गया प्रश्न था, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। देखिए मित्रों यहाँ थोड़ा, यानी कि ये तो है अपना लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, यानी कि एक तो ग्रंथ कौन सा अपना? एक तो ग्रंथ कौन सा अपना? लघु सिद्धांत कौमुदी, इसी के अनुसार अपन संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है। और एक है आपके व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, कौन सी है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। देखिए मित्रों ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये लिखी थी आपके वरदराज ने, एक अपिल द्विवेदी ने भी लिखी, ये किसने लिखी? वरदराज ने। और व्याकरण या इसी का नाम है वैयाकरण, क्या नाम अपने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या नाम है? वैयाकरण। ये लिखी थी भट्टोजी दीक्षित ने। किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित ने। तो अब यहां ध्यान में करना अपन को, लघु सिद्धांत जो कौमुदी है प्रमाणिक ग्रंथ है अपना,
और इसी के अनुसार अपना संस्कृत की जो आधारशिला वो टिकी हुई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, परंतु जो भट्टोजी दीक्षित थे, कौन थे? अपन ने पढ़ा पहले, वरदराज के गुरु। कौन थे? वरदराज के गुरु। यानी कि जो भट्टोजी दीक्षित जो थे, उन्हीं का ही शिष्य था वरदराज। भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद ही माने हैं। कितने भेद माने हैं? 4 भेद। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है? अगर पूछा गया अपन से कि आभ्यंतर प्रयत्न कथिता, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो अपना उत्तर क्या रहेगा? पंचदा, 5 प्रकार का। ठीक है, अगर अपन से पूछा जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, किसके अनुसार? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, तो फिर अपना उत्तर आएगा 4, चत्वार है। ठीक है, तो ध्यान में आ रहा है कि आपको ध्यान में क्या रखना है? अगर सीधा सा पूछ लिया जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5, ऐसे अधिकतर पूछेगा। इसके बारे में पहले भी पूछा तो अपन को ऐसा ही पूछा था कि आभ्यंतर प्रयत्न कतिदा, तो पंचदा। अगर भट्टोजी दीक्षित का नाम आए, किनका? भट्टोजी दीक्षित का नाम आए, तो फिर आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4। यानी भट्टोजी दीक्षित ने तो आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद माने हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज की है उसमें कितने माने अपने? 5। और होते भी कितने साथियों? 5, क्योंकि ये गुरु थे पहले आए। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अभी आभ्यंतर प्रयत्न के 5 ही भेद, यानी स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत। जो ईषद विवृत होता है, क्या होता है? अभी पढ़ेंगे अपन। ईषद जो विवृत होता है उसको भट्टोजी दीक्षित ने नहीं माना। किसको नहीं माना? ईषद विवृत को। और ईषद विवृत में जो वर्ण है उसको किसमें समायोजन कर दिया? विवृत के साथ ही, स्वरों के साथ ही। अभी अपन पढ़ेंगे 5 ही भेद तो ध्यान में आएगा। तो किसको नहीं माना? ईषद विवृत को नहीं माना। और ईषद विवृत में जो वर्ण थे उनको किसमें सम्मिलित कर दिए थे? विवृत के अंदर ही कर लेते। तो ध्यान में आया होगा आपको। यहां पर ध्यान में रखना है कि सीधा सा पूछ लिया जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। अगर पूछा जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, किसके अनुसार? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो फिर मित्र हो जाएंगे अपने 4 प्रकार का। यहां लिख देंगे अपन ध्यान रखने के लिए। भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ, क्या नाम था पहले पढ़ चुके अपन? भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और इसी का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद ही माने। तो भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ का नाम क्या है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और इसी का दूसरा नाम मिलता है आपका व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इसमें आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद माने हैं साथियों? 4 भेद ही माने। ठीक है, तो अगर भट्टोजी दीक्षित का नाम आए तो 4, बाकी 5। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब 5 वो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। आभ्यंतर
प्रयत्न। कितने भेद हो गए इसके? 5। पहला है आपके स्पृष्ट। कौन सा भेद है? स्पृष्ट। ठीक है। दूसरा भेद है आपके ईषद। यहां तय भी हो सकता है, तय का ही द बन जाएगा जस तो संधि से। आगे अपन संधि पढ़ेंगे, जैसे जगत धन ईश, जगत त होता ना, तो तय का क्या बनता है? द। तो जगदीश, तो ईषद त भी लिख सकते हैं या ईषद। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट। तीसरा है आपके ईषद विवृत। ठीक है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, और चौथा है आपके विवृत, और अंतिम पांचवा है आपके संवृत। यानी स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 भेद है अपने किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। अपन ने पढ़ा ना अभी कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है आपके स्पृष्ट, फिर ईषद स्पृष्ट, तो भी हो सकता है यहाँ, है ना, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना होगा, सबसे पहले स्पृष्ट, फिर क्या जोड़ना है? ईषद। तो स्पृष्ट ऐसा कैसे आ जाएगा? स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, फिर ईषद को ऐसा कैसे रखना है? आगे क्या आ जाएगा? विवृत। यानी कि अपन ने स्पृष्ट ऐसे कैसे यहाँ लिया है ना, अपना स्पृष्ट अलग कर दिया, इसको जोड़ा क्या अपन ने? ईषद स्पृष्ट ऐसे। फिर यहाँ ईषद ऐसे कैसे क्या जोड़ा अपन ने? विवृत। ठीक है। फिर विवृत वापिस आगे, और अंत में है आपके संवृत। तो स्पृष्ट, फिर ईषद जोड़ना है, ईषद स्पृष्ट, फिर ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हो गए आपके? 5 भेद। कितने भेद हो गए आपके? 5 भेद। ठीक है। केवल ऊपर का प्रश्न ध्यान में रखना अपन को। तो अब स्पृष्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्श, मतलब छूना, टच। और ईषद, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा। मित्रों, ईषद का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? छूना या स्पर्श, यानी थोड़ा स्पर्श। ठीक है। वापिस ईषद मतलब थोड़ा, और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। ठीक है। विवृत मतलब पूर्ण रूप से, यानी पूरा, पूर्ण रूप से खुला हुआ। और संवृत का अर्थ होता है मित्रों बंद। संवृत का मतलब क्या होता है आपके? बंद। तो ध्यान में आया क्या? स्पृष्ट यानी स्पर्श, ईषद यानी थोड़ा स्पर्श, स्पृष्ट जुड़ जाएगा, थोड़ा खुला हुआ, पूर्ण रूप से खुला हुआ और बंद। ऐसे हिंदी अर्थ नहीं पूछेंगे आपको। देखो, स्पर्श मतलब छूना, यानी कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय या बोलते समय जिह्वा का मतलब जिह्वा का उच्चारण स्थानों से क्या होता है? स्पर्श होता है। यानी जिह्वा जो होती है, जीभ जो होती है, तालु, मुर्दा आदि स्थानों को छूती है, इसलिए इनको नाम दे दिया स्पर्श अर्थात स्पृष्ट। फिर है ईषद स्पृष्ट, यानी थोड़ा छूना। वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जीभ जो होती है उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा क्या होता है? स्पर्श होता है, इसलिए इनका नाम दिया है ईषद स्पृष्ट। ठीक है। तीसरा है आपके ईषद विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय मुख थोड़ा सा खुला हुआ होता है, मुख थोड़ा खुला हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे कहा है ईषद विवृत। और विवृत मतलब
पूर्ण रूप से खुला हुआ, वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय मुख क्या होता है, पूरी तरीके से खुला हुआ प्रतीत होता है, और संवृत का मतलब होता है बंद। जैसे अपन इसकी बात करें स्पृश, अपन ने पढ़ा पहले वर्ण विचार में पढ़ा अपन ने, है ना, काद्यो माउशाना स्पर्शा, कहां से कहां तक, कैसे म तक, यानी क ख ग ग। यहां जीवा जो है वो क्या कर रही है, अपने उच्चारण स्थानों को क्या कर रही है, वो स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे कहा है स्पृष्ट। फिर थोड़ा स्पृष्ट, है ना, अपन ने पढ़ा अंतस्थ, गणो अंतस्था, या व र ल, थोड़ा स्पर्श हो रहा है, ठीक है। ईसद विवृत यानी थोड़ा खुला हुआ, है ना, यानी अपन बोलते ना स श, यानी सल उष्माण है, उष्म वर्ण, तो यहां थोड़ा मुख क्या होगा, जीवा के कारण, है ना, थोड़ा खुला हुआ प्रतीत होगा। फिर है विवृत यानी पूर्ण रूप से खुला हुआ, यानी इसमें सारे स्वर आ जाएंगे, है ना, अ ई उ री, है ना, ये सारा इसमें। और संवृत का मतलब होता है बंद, यानी मुख क्या होता है, बिल्कुल बंद, है ना। देखते हैं इसके बारे में, एक एक पढ़ते अपन। तो पहला है आपके स्पृष्ट, तो इसमें कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके, स्पर्शी वर्ण, यानी कि आपके आ जाएगी कादयो मावशानः, क्या है मित्रों, कादयो मावशानः स्पर्शः, कार्यो मावशानः स्पर्शः। तो कहां से कहां तक आपके, अपन ने पहले पढ़ा कै धन आदि है धन मैं धन अवसान, है ना, तो कैसे लेकर के मैं की समाप्ति तक पहले पढ़ चुके अपन इसके बारे में, यानी कि कैसे लेकर के कहां तक, मैं की समाप्ति तक, यानी 5 ही वर्गीय वर्ण है अपने, क च ट त प, 25 स्पर्शी व्यंजन है ना, कितने 25 स्पर्शी व्यंजन, है ना। तो उनका जो उच्चारण स्थान है वो अपन ने पढ़ा था उसमें, तो यहां कौन सा हो जाएगा अपना स्पृष्ट। तो काद्यो कै धन आदि, फिर म धन अवसाना, तो काद्यो मावसाना, तो कैसे लेकर के म की समाप्ति तक कितने वर्ण हो जाएंगे अपने 25। ये 25 ही जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं अपने स्पर्शी, उदित और वर्गीय वर्ण, और इन्हीं को क्या कहा जाएगा साथियों, स्पृष्ट। यानी लिखा है कि स्पृष्टम तो स्पर्शानाम, क्या है, स्पृष्टम तो स्पर्शानाम, स्पृष्ट मैंने स्पृष्ट, तो यानी तो, स्पर्शानाम मैंने स्पर्शियों का, स्पर्शियों का तो स्पृष्ट है, स्पर्शियों का, स्पर्शी मतलब स्पर्शी व्यंजन, कहां से कहां तक, कै धन म, यानी कैसे लेकर के मैं की समाप्ति तक इत्यादि जो 25 स्पर्शी व्यंजन है, उन वर्णों को कहा जाएगा आपके क्या, स्पृष्टि। एक बार थोड़ा देखिए समझ लेना, एक बार मैं समझा देता हूं आपको। अपन ने वर्ण विचार पढ़े, पहले वर्ण विचार पढ़े ना, अच कितने होते हैं 9, है ना, फिर उसमें पढ़ा अपन ने व्यंजन कितने होते हैं 33, 33 में स्पर्शी कितने थे 25, 4 अंतस्थ और 4 उष्म। तो वर्ण विचार पढ़े अपन ने, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, स्पर्शी, उसके बाद अंतस्थ, और उसके बाद उष्म, ठीक है। पहले स्पर्शी, अब स्पर्शी कौन कौन से थे, स्पर्शी कौन कौन से थे, तो कैसे लेकर के म तक 25 स्पर्शी व्यंजन थे अपने, कैसे लेकर के म, यानी क ख ग घ अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द द न प फ ब भ म, यानी कि 25 ही अपने थे स्पर्शी व्यंजन। फिर क्या पढ़ा अपन ने, अंतस्थ वर्ण, यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, यानी य व र और ल, ये 4 ही क्या है अपने अंतस्थ वर्ण। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने वर्णमाला में, उष्म वर्ण, शल उष्माण है, क्या था, शल उष्माण है, यानी श श ष और है, ये चारों ही क्या थे मित्रों आपके उष्म वर्ण, ठीक है। तो स्पर्शी हो गया, फिर अंतस्थ हो गया, फिर उष्म हो गया, तो ये अपने 33 ही क्या थे व्यंजन वर्ण। अब इसको समझना आप, यानी ये स्पर्शी है, अपन यही तो बात कर रहे हैं स्पर्शी, उसमें स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ठीक है। तो समझना अब आप, यानी जो स्पर्शी व्यंजन है ना,
अपन ने पहले पढ़ लिया ना वर्ण विचार में, स्पर्शी कैसे लेकर के मत। ये स्पर्शी ही क्या है आपके, स्पृष्ट है, कोई अलग नहीं है। स्पर्शी ही क्या है अपना, स्पृष्ट है। तो अब आपको यहां अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि स्पृष्ट में कैसे मैं ऐसा नहीं। स्पर्शी कितने थे, 25 उदित वर्ण, वर्गीय वर्ण, ये 25 ही जो स्पर्शी व्यंजन है यही क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब भी क्या है, स्पर्श, छूना, और इसका मतलब भी क्या है, स्पर्श मतलब छूना। इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो जो जिह्वा होती है, जो जीभ होती है, वो उच्चारण स्थानों को क्या करती है, स्पर्श, यानी कि क, ख, ग, ग, ठीक है। फिर दूसरा अपन बात करें अंतस्थ वर्णों का, है ना, यणो अंतस्था पढ़ा अपन ने। यण प्रत्याहार के वर्णी क्या है, अंतस्थ है। तो कहने का मतलब ये अंतस्थ वर्ण ही क्या है, ईषद स्पृष्ट। यानी आप क्रम ध्यान रखना, स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, यानी स्पृष्ट जोड़ना, स्पृष्ट वापस नीचे आ जाएगा, ईषद जुड़ा हुआ है, ईषद नीचे फिर विवृत आ जाएगा, वापस विवृत फिर संवृत। तो अब यानी य व र ल, यहां और यहां अंतर है ना, एक बोले क ख ग ग ग, और यहां बोले अपन य व र ल, यानी कि ईषद का मतलब क्या है, थोड़ा। जीवा टच तो हो रही है उच्चारण स्थानों के, परंतु जीवा का स्पर्श क्या है, थोड़ा है। ईषद का मतलब क्या है, थोड़ा स्पर्श। फिर उष्म वर्ण, तो शल उष्माण है, यानी कि जो अपना उष्म वर्ण है श श श और है, ये क्या है आपका ईषद विवृत। तो आपको क्या करना है, क्रम ध्यान में रखना है, स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म, फिर स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत। 3 तक तो अपने पढ़े तो हो गए, 2 और जोड़ने हैं आपको। एक है आपका विवृत और एक है अपने संवृत। अब विवृत में क्या है, यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। विवृत में आपके सभी अच आ जाएंगे, मतलब क्या आ जाएंगे, सभी स्वर, यानी कि स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, तो स्वरों का विवृत, क्योंकि ये तो व्यंजन वर्ण पूरे हो गए अपने 33 ही, बचे क्या, स्वर। तो स्वर में क्या हो जाएगा आपका विवृत, यानी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत। और एक रहा अपना अंतिम संवृत। इसमें क्या होता है, आकार जो होता है, आकार मतलब अवर्ण जो होता है ना, ह्रस्व में, मतलब छोटा। देखो अ भी स्वर ही है, अ कोई अलग तोड़े है, परंतु इसकी 2 दशाएं मानी यहाँ पे, एक होती है अपने प्रयोग दशा और एक होती है अपने प्रक्रिया दशा। तो ये अश्व आकार हो जाएगा आपके संवृत में। बाकी इसकी प्रयोग दशा, प्रक्रिया दशा अपन अलग से पढ़ने वाले भी लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान में आया क्या, यानी स्पृष्ट को अलग याद नहीं रखना, आपको नाम याद रख लेना केवल, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। उधर स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म, सभी स्वर और ह्रस्व आकार। तो स्पर्शी ही क्या है, स्पृष्ट है, अंतस्थ ही क्या है, ईषद स्पृष्ट, उष्म क्या है, ईषद विवृत, सभी स्वर क्या है, विवृत, और ह्रस्व आकार क्या है आपके संवृत। ह्रस्व आकार क्या है आपके संवृत। तो ध्यान में आया होगा आपको, यानी कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उन स्पर्शी व्यंजनों को ही अपन क्या कह सकते हैं, स्पृष्ट। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क वर्ण का, किसका, क वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो ध्यान में आएगा आपको क वर्ण क्या है, स्पर्शी है। स्पर्शी है तो क्या हो जाएगा, वो स्पृष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करें, देखिएगा, काद्यो मावसाना स्पर्शा, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा आपका स्पर्शी। तो कैसे लेकर के, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक, तो स्पृष्टम तो स्पर्शानाम, यानी स्पर्शियों का तो क्या है, स्पृष्ट है। तो अपन यूं बात करें, मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी का, ख, ग, ग, ङ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये 25 ही, ये 25 ही जो है वर्ण,
ये क्या कहलाता है अपने स्पर्शी, और यही क्या कहलाता है आपके स्पृष्ट। अगर यहां से आपको प्रश्न पूछ लिया गया आपको कि हणकारस्य या हणय वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है, तो साथियों यहां अपने मस्तिष्क में विचार आएगा कि हणय वर्ण क्या है, स्पर्शी है, वर्गीय अक्षर है, स्पर्शी ही क्या है, स्पृष्ट है। तो हणय वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपके स्पृष्ट। तो कहने का मतलब पहला स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श मतलब छूना, और क्या जाएंगे कैसे लेकर के मत तक, ये था आपके कौन सा स्पृष्ट। दूसरा है मित्रों ईषद स्पृष्ट, थोड़ा स्पर्श, है ना। तो पहले अपन स्पर्शी, उसके बाद इसमें आ जाएंगे आपके अंतस्थ वर्ण, यानी कि यणो अंतस्था, क्या है यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार के वर्ण। कौन से प्रत्याहार के, यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण थे अपने, य व र और ल, ठीक है। कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके, य व र ल। यहां जो जिह्वा है, इस जिह्वा का उच्चारण स्थान से थोड़ा ही स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा है, ईषद स्पृष्ट। ध्यान में आ गया। यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि यह वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है, या पूछ लिया जाए कि है ना अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है, तो अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा हो जाएगा, ईषद स्पृष्ट। ठीक है, तो स्पृष्ट फिर ईषद स्पृष्ट, है ना। ईषद स्पृष्टम तो अंतस्था नाम, क्या है, ईषद स्पृष्टम, है ना। ईषद स्पृष्टम आगे आपके ईषद स्पृष्ट किसका हो जाएगा, आपके अंतस्था नाम। यानी कि जो ईषद पृष्ठ है वो किसका है, अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ वर्ण क्या है, ईषद स्पृष्ट है। ठीक है। तीसरा है आपके ईषद विवृत, थोड़ा खुला हुआ, मुख जो होगा थोड़ा क्या हो जाएगा, खुला हुआ। इसमें आ जाएंगे आपको शल उष्माणय, क्या है, सल उष्माणय, यानी कि जो ऊष्म वर्ण है, कौन से वर्ण है, ऊष्म वर्ण, उन ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या होता है आपका, ईषद विवृत। क्या होता है, ईषद विवृत। यानी कि ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, श, स, और है। ये चार ही जो वर्ण हैं, इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषद विवृत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊष्म वर्णानाम, ऊष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है किम, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका ईषद विवृत। यानी कि थोड़ा मुख क्या होता है, खुला हुआ। यह है तालु, है ना, बोलते हैं ना च छ श, मुख थोड़ा खुला हुआ प्रतीत हो रहा है। श, है ना, ट ठ मूर्धन्य, फिर स, है ना, त थ द, मुख थोड़ा हुआ खुला हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए आपके हो जाएगा, है ना। यानी कि ईषद विवृत हो गया, तो ईषद विवृतम, ईषद विवृतम क्या हो जाएगा आपके, उष्माणय, उष्माणाम। यानी कि ईषद विवृत जो है वो तो ऊष्म वर्णों का है। ठीक है। फिर है आपके विवृत, ये तो हो गए आपके क्या सारे व्यंजन वर्ण, ये तो सारे क्या हो गए अपने व्यंजन। यानी पहले स्पर्शी कैसे मैं तक, फिर अंतस्थ यणोअंतस्था य व र ल, उसके बाद में क्या है ऊष्म वर्ण श श और है। अब शेष क्या रहे, स्वर। तो जो विवृत प्रयत्न है अपना कौन सा है, विवृत। यानी कि अपन बात करते हैं विवृत की, तो जो विवृत है
देखिए तो ये विवृत जो है अपना, इसमें क्या हो जाएगा आपके सभी स्वर, यानी कि सभी स्वर मतलब अच। और अच की बात करें कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, यानी कि अ ई ओ री री ए ओ ए औ, ये सारे अच हो गए, है ना। आ ई उ री ये भी अगर होंगे तो आपके इसी में आ जाएंगे विवृत के अंदर ही, ठीक है। तो विवृत किनका हो गया, स्वर वर्णों का, ठीक है। यानी सभी जो आपको पूछ सकता है कि स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क्या हो जाएगा विवृत, क्योंकि विवृतम विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपका विवृत, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपके विवृत। और अंतिम में है आपके संवृत, संवृत में आ जाएंगे आपके ह्रस्व अ मतलब अकार, ह्रस्व अ मतलब अकार। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपके, ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपके संवृत। एक बार पुनः देखिएगा, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत, ठीक है। अब जो स्पृष्ट है इसमें कौन से वर्ण आएंगे, स्पर्शी, ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ, ईषद विवृत में ऊष्म, विवृत में सभी स्वर और संवृत में ह्रस्व अ, ठीक है। तो कहने का मतलब कैसे लेकर के मैं तक तो क्या हो जाएंगे स्पृष्ट, य व र ल ये किस में हो जाएंगे ईषद स्पृष्ट, श श श है ये किस में हो जाएंगे आपके ईषद विवृत। और सभी जो स्वर है, सभी स्वर वर्ण है उनका विवृत और ह्रस्व आकार का आपके हो जाएगा कौन सा संवृत, ठीक है। तो ध्यान में आया होगा आपको यहां से। अब ह्रस्व आकार देखिएगा आप इसको, यानी कि अ यहां पर भी आ रहा है आपके विवृत के अंदर भी, है ना, और अ आपके संवृत में भी आ रहा है। तो फिर यहां संदेह की स्थिति हो रही है कि अगर अपन से पूछ लिया जाए कि अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है, क्योंकि अ भी तो स्वर है ना, अस्वर है बिल्कुल है, तो यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो दो जगह कैसे, तो इसकी दो दशाएं हैं साथियों। कितनी दशाएं हैं इसकी, दो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो उत्तर होगा आपका विवृत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व आकार, ह्रस्व अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आपका विवृत नहीं होगा साथियों, क्या हो जाएगा आपका संवृत। इसकी दो दशाएं हैं। कितनी दशाएं हैं इसकी, दो दशाएं। देखिए एक है आपकी प्रयोग दशा, कौन सी दशा, प्रयोग दशा, और एक है इसकी प्रक्रिया दशा। कौन सी है आपकी प्रक्रिया दशा, यानी ह्रस्व आकार जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन कि दोनों जगह आ रहा है, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि यह संवृत है का विवृत है। तो इसकी दो दशाएं हैं, एक है आपके प्रयोग दशा और एक है आपकी प्रक्रिया दशा। तो जो प्रक्रिया दशा है उसमें तो अ को माना जाएगा विवृत, क्या माना जाएगा विवृत, और जो प्रयोग दशा है इसको माना जाएगा आपके संवृत। क्या माना जाएगा संवृत। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न किम, है ना, तो प्रयोग की दशा में आभ्यंतर प्रयत्न का क्या हो जाएगा संवृत। और अगर पूछा जाए कि प्रक्रिया की दशा में, किसकी दशा में, प्रक्रिया की दशा में, है ना, अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो हो जाएगा आपका विवृत। देखिए प्रयोग दशा क्या होती है, प्रक्रिया दशा क्या होती है। प्रयोग दशा मतलब प्रयोग, है ना, वाक्य में प्रयोग हो सकता है, जैसे माना कि राम, है ना, श्याम,
यानी एक तो होता है शब्द और एक होता है आपका वाक्य। ये हो जाएगा शब्द, और जैसे है ना राम खाना खाता है, तो ये हो गया आपका वाक्य। कहने का मतलब शब्द और वाक्य प्रयोग, शब्द और वाक्य प्रयोग, ये कौन सी दशा हो जाएगी आपका प्रयोग दशा। यानी कि संवृत्त का मतलब क्या होता है आपका बंद, और विवृत का मतलब क्या होता है खुला हुआ। अपन ने पहले पढ़ा ना, संवृत्त का मतलब बंद। इनका जब अपन उच्चारण करेंगे तो मुख क्या होगा बंद होगा। कैसा प्रतीत होगा बंद। बोलते अपन राम श्याम, अंत में ध्वनि किसकी आ रही है इसमें आकार की, तो अपन बोले ना राम श्याम, मुख क्या हो रहा है बंद हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी दशा हो जाएगी आपके प्रयोग दिशा, और प्रयोग की दशा में क्या हो जाएगा संवृत्त। ठीक है। दूसरी है आपके प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा मतलब संधि की दशा। किसकी दशा संधि, मतलब इसमें व्याकरण क्या हो जाएगी आपके व्याकरण। जैसे अपन बात करते हैं राम धन अवतार है, क्या है राम धन अवतार है। तो साथियों या में क्या है ना, और यहां पर भी क्या रहा वापिस आपके ए। तो ये जो दशा होगी क्या होगी, ये जो दशा होगी आपके संधि की जो दशा होगी ये कहलाएगी आपकी प्रक्रिया दशा। बाकी आपको ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी दशा है। तो अपन बोल रहे हैं ना रामधन तो यहां मुख खुल रहा है तो कहने का मतलब संधि की दशा, व्याकरण की जो दशा होती है वो प्रक्रिया दशा, और जो शब्द या वाक्य प्रयोग की दशा होती है वो होती है प्रयोग दशा। तो आपको केवल याद क्या रखना है यहां से प्रश्न में, आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रिया की दशा में, किसकी दशा में प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का, प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, और प्रयोग की दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। क्योंकि दो जगह है ना, एक तो प्रयोग की और एक इसमें। तो अब याद कैसे रखेंगे अपन, देखो यहां क्या आ रहा है आपका वी में क्या है ई, क्या आ रहा है यहां पे ई, और प्रक्रिया में भी क्या आ रहा है ई। तो आपको ई से ई याद रख लेना है। किससे ई से ई, मतलब प्रक्रिया की दिशा में क्या होगा, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा संवृत का विवृत, संवृत का विवृत। तो सीधा सा है, इसमें ई आ रहा है ना प्रक्रिय, और इसमें भी ई आ रहा है, तो ई से ई याद रखना। तो प्रक्रिया की दिशा में विवृत और प्रयोग की दिशा में आपका क्या हो जाएगा संवृत। तो एक पकड़ लेना आपको, प्रक्रिया दिशा में क्या हो जाएगा आपके विवृत ई से ई, और प्रयोग दशा में क्या हो जाएगा आपके संवृत। तो मैं लिख देता हूं यहां आपके दोनों ही प्रश्न, यानी प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः, अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः, प्रक्रिया आ रही तो क्या हो जाएगा विवृतम। भवते, यानी कह रहा है कि प्रक्रिया की दिशा में, किसमें आपको पूछा गया प्रश्न है कि प्रक्रिया दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न भवते, प्रक्रिया की दिशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो क्या हो जाएगा मित्रों विवृत। क्या हो जाएगा विवृत। तो याद रखना ना, अपन मैंने कहा ना कि ई से ई याद रखना, यानी विवृत तो प्रक्रिया। दूसरा, तो पहला प्रश्न याद रखना है कि प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है विवृत, और दूसरी है आपकी प्रयोग दशा, यहां हो जाएगा आपके प्रयोग दशायाम, प्रयोग दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा संवृत।
तो ध्यान में आया आपको। प्रयोग की दिशा में क्या हो जाएगा? संवृत। और प्रक्रिया की दिशा में क्या हो जाएगा? विवृत। कोई संदेह नहीं। तो दो जगह आ रहा था ना अपना है, संवृत में भी था, विवृत में भी था। तो अगर सीधा सा ही पूछ लिया जाए कि अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, न तो प्रयोग पूछा न प्रक्रिया पूछा है, तो अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका? विवृत, संवृत, है ना? क्या हो जाएगा? संवृत। और अगर से अपन से पूछा है कि प्रक्रिया की दिशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत, और प्रयोग की दिशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा आपका? संवृत। देखिए साथियों, दोनों जगह था अपना, यहां पर भी था, यहां पर भी था। तो अगर सीधा सा पूछ रहा अपन को कि अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न, तो हो जाएगा संवृत सीधा सा। अगर अपन को पूछा है कि प्रक्रिया की दिशा में, तो प्रक्रिया की दिशा में क्या हो जाएगा? विवृत। और प्रयोग की दिशा में तो क्या हो जाएगा? संवृत। ठीक है मित्रों, तो देखिएगा एक बार अपन पुनः, अपन ने प्रारंभ किया था प्रयत्न या यत्न। तो आपको याद क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो पहला तो ध्यान रखना है प्रकृष्ट है यत्न इति कह प्रयत्न है। ठीक है। फिर प्रयत्न कतिधा द्विधा। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर आंतरिक, बाह्य बाहरी। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो आभ्यंतर प्रयत्न है कतिधा? पंचधा। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का, एकादश। पहला पढ़ा अपन ने कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो स्पृष्ट में क्या हो जाएगा? स्पर्शी, कैसे लेकर के मैं तक। फिर स्पृष्ट के बाद ईषद स्पृष्ट में क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण। तो य व र ल, आपको वो ध्यान रखना, वर्ण वाला अपन ने पढ़ी, स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म। ठीक है। तो स्पृष्ट, ईषद विवृत में क्या हो जाएगा आपके? उष्म वर्ण, श श श है। ठीक है। उसके बाद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत। विवृत में क्या हो जाएंगे आपके? सभी स्वर। और अंत में है आपके संवृत। संवृत में आ जाएगा ह्रस्व ए। और उसकी 2 दशाएं हैं, एक दशा है प्रयोग दशा और एक दशा है प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का क्या होता है? विवृत। और प्रयोग की दशा में जो अवर्ण होता है उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है आपके? विवृत। तो ध्यान में आ गया, प्रक्रिया मतलब विवृत और प्रयोग मतलब संवृत। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।